हमारे आरपीएससी के ऐसे एग्ज़ाम में एक टॉपिक है भारत शासन अधिनियम 1935। तो इस अधिनियम के अंतर्गत पहले 1919 अधिनियम आया था और उसमें फिर कुछ कमी निकाल उसकी जांच करने के लिए साइमन कमीशन आयोग आया था। उसने कुछ सिफारिशें भेजी होगी और उन सिफारिशों को देखकर जो ब्रिटिश सरकार थी उसने नया कानून भारत में लागू किया। वो था भारत शासन अधिनियम 1935। और ये जो अधिनियम है, यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह लंबे समय एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें कितनी धाराएं और कितनी अनुसूचियां थी। तो क्योंकि लंबा दस्तावेज था, इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। तो पहली बात आपको यह याद रखनी है। और दूसरा कि यह उत्तरदायी सरकार के गठन में पहला बड़ा कदम था ये। अब इसमें विशेषताएं क्या थी इस अधिनियम की। अधिनियम का जो भी मकसद होता है, इस अधिनियम का मकसद था कि भारत में कैसे उत्तरदायी सरकार को लागू किया जाए। तो कुछ विशेषताएं हम पढ़ते हैं। जैसे पहली विशेषता है, इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य और रियासतों की एक इकाई की तरह माना गया। मतलब पहली बार भारत तो एक बना कि पूरा भारत एक है और उसके अलग अलग, तो वो अपना एक संघ बनाएगा, तो अखिल भारतीय संघ। और इसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया है। जैसे आज राज्य होते हैं, पहले राज्य और रियासतें मिलके भारत का संघ बनाएगी। और इस अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच तीन सूचियाँ, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया। तो सबसे पहले तीन सूचियों में बंटवारा कब हुआ था? भारत शासन अधिनियम 1935 में। आप 1919 वाले नोट देखेंगे तो उसमें होगा दो विषयों में बांटा गया था जिस पे कानून बनाने का अधिकार था, पर यहाँ तीन विषय में बांटा गया। अब ये तीन सूची बांटा गया, आपको याद रखना, संघीय, राज्य और समवर्ती। और ये सूची आज के संविधान में भी वो होती है लागू। तो आपसे प्रश्न पूछे कि ये जो संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची कहाँ से लिया है, तो तो ये हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 से हमारे वर्तमान संविधान में लिया गया है। इसके अलावा जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो वायसराय या गवर्नर को दे दी गई। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। तो ये जो अखिल भारतीय संघ, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि क्या 1935 अधिनियम के बाद अखिल भारतीय संघ बना था? तो ये कभी बना नहीं था, ये कानून में अधिनियम था सिर्फ, और ये कभी बन नहीं पाया। क्यों नहीं बन पाया, इसका कोई कारण आया एग्जाम में कि इस कारण नहीं बन पाया, तो उसमें आपको लिखना है कि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि जो देसी रियासतें थी उन्होंने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस समय देसी रियासतें अपने आप को एक देश समझती थी। अब दूसरा इसका क्या विशेषताएं हैं? इसने प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त कर दी। पहले प्रांतों में द्वैत शासन आ गया था 1919 में, जो पढ़ा था हमने। तो इसने वो व्यवस्था समाप्त कर दी और प्रांतीय स्वायत्ता का शुभारंभ किया और प्रांतों को इंडिपेंडेंट या स्वायत्त कर दिया कि प्रांत अपने फैसले खुद ले सकें। तो राज्य अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से तीन पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दे दिया गया। इसके अतिरिक्त अधिनियमों ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की। इस अधिनियम ने राज्य में उत्तरदायी सरकार मतलब जो चुन के सरकार आए उसकी स्थापना कर दी। यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। अब गवर्नर जो है अपनी मर्जी से काम नहीं करेगा, जैसे वर्तमान में होता है मंत्रियों की सलाह पर कार्य करता है, तो वैसे गवर्नर को काम करना पड़ेगा। तो यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 में से समाप्त कर दिया गया। तो ये व्यवस्था भी शुरू हुई थी 1935-37 में, पर वापस समाप्त कर दिया अंग्रेजों ने 1939 में। इसके अलावा इसमें केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का आरंभ किया गया। पहले जो द्वैत शासन थी ये कहाँ थी? प्रांतों में थी। तो 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन आया। द्वैत शासन मतलब एक ही कानून पे गवर्नर भी कानून बना रहा है और विधान परिषद भी कानून बनाती है, उसे कहते हैं द्वैत शासन। मतलब एक ही विषय में दो जने कानून बनाए। पर 1935 अधिनियम में प्रांतों में इसे समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का आरंभ किया गया।
तो यहाँ से पढ़ते हैं। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया गया। ये आपको इम्पोर्टेंट है। तो क्या प्रश्न आ सकता है कि इनमें से सही या गलत कौन सा है। तो क्या 1935 अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को आरंभ किया, तो हमें सही करना है। क्या इस अधिनियम ने प्रांतों से द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया, उसमें हमें करना है कि हाँ कर दिया। प्रांतों में समाप्त किया और ये केंद्र में लागू कर दिया, जैसे आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट में लागू कर दिया और राज्य सरकार से हटा दिया, उस तरह से। तो अब संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। और द्वैध शासन का मतलब क्या होता है। द्वैध शासन का मतलब होता है कि विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में बांटना, यही द्वैध शासन होता है। तो पहले ये प्रांतों में था 1919 अधिनियम के बाद, और 1935 में ये संघीय केंद्र में आ गया। तो केंद्र को भी विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा, और ये भी प्रावधान कभी लागू नहीं हुआ। तो आपको पूछेगा कि कौन सा प्रावधान लागू हुआ, तो ये भी लागू नहीं हुआ। और सबसे ऊपर कौन सा था, अखिल भारतीय संघ, ये भी कभी लागू नहीं हुआ। तो ये आपकी कॉपी में नोट्स बनाते टाइम लिखना है कि अखिल भारतीय संघ लागू नहीं हुआ। फिर आपको लिखना है केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, यह भी लागू नहीं हुई। अब प्रश्न एग्जाम में आ सकता है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, और एग्जाम में पूछा क्या द्वैध शासन प्रणाली केंद्र में लागू की गई, तो आपको उसका जवाब नहीं देना है। लागू नहीं की गई, इस कानून में अधिनियम था सिर्फ। फिर अपना फोर्थ पॉइंट है, इसमें 11 राज्य में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। मतलब कि इस कानून के द्वारा पहली बार जो है द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। जैसे आज राज्य में होते हैं हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, वैसे तो ये व्यवस्था सबसे पहले इस कानून के अंदर तय की गई। तो 11 में से 6 जो थे, उस समय 11 राज्य थे, उसमें 6 में ये लागू कर दी गई, जैसे बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। तो आप इनको लिख लीजिए, 6 राज्यों को, इनका नाम लिख लीजिए कि किन किन में लागू की गई। तो अब एग्जाम में आ सकता है कि 1935 अधिनियम के द्वारा किस राज्य में लागू नहीं की गई, और ऑप्शन दे देगा आपको बंगाल, बम्बई, मद्रास और कोई दूसरा। तो एक बार ये आप पढ़ लेंगे तो हो जाएगा सवाल। अब अपना 5वां पॉइंट है, इसमें दलित वर्ग के लिए निश्चित संख्या में समान सीटें आरक्षित की गई। इसने महिलाओं को विशेष प्रतिनिधित्व भी दिया। तो इसमें जो अनुसूचित जाति है उनके लिए स्पेशल सीटें रिजर्व की गई, जैसे आज होता है संविधान में, वैसे ही 1935 अधिनियम में भी इनको रिजर्व कर दिया गया था। इससे पहले अनुसूचित जातियों को नहीं थी सीटें, सिर्फ धर्म के आधार पर थी, जैसे मुसलमान, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन। तो ये भी इसकी विशेषता है। अब हम इसके कुछ और इम्पोर्टेंट विशेषताएं वो पढ़ लेते हैं। ये कानून इसी से जुड़ा हुआ है, और सवाल ऐसे आते हैं जैसे कि क्या इस कानून के अंदर आरबीआई की गठन किया गया था, तो हाँ, रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 अधिनियम के अंदर की गई थी। तो इस तरह के सवाल आते हैं। फिर अपना 6वां पॉइंट था, इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। जो 1858 का एक अधिनियम आया था पहले अंग्रेजों के टाइम, तो उसने एक भारत परिषद को स्थापना की थी, तो इसने भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। तो आप लिखना भारत परिषद को समाप्त किया, एक पॉइंट लिख लेना इसके। फिर इंग्लैंड में भारत के सचिव को सलाहकारों की टीम मिल गई। ये तो इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पर मेन इम्पोर्टेंट यही है कि भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। फिर है, इसमें मताधिकार का विस्तार किया गया, लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। पहले सीमित लोगों को मत का अधिकार था, और इसमें भी फिर 10% को दे दिया, उन्होंने थोड़ा बहुत बढ़ा दिया पहले से ज़्यादा। तो इसमें मताधिकार को विस्तार किया गया कि लोग वोट दे सकें। फिर देश में मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। अगर एग्जाम में सवाल आए कि किस कानून के अंदर इसकी स्थापना की व्यवस्था की गई थी, 1919 या फिर 1935, तो आपको 1935 करना है। अब इसमें न केवल संघ के लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की गई। जैसे हमने पढ़ा था 1919 अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। तो इस अब संघीय के अलावा इस कानून में एक्स्ट्रा दिया गया, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना के अलावा जो है प्रांतीय सेवा आयोग और संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की थी।
तो पहले जैसे यूपीएससी जैसा कोई संस्था बना था, और अब आरपीएससी जैसा भी इसने अलाउ कर दिया। तो जब आपने 1919 पढ़ा होगा तो उसमें शायद ये नोट में लिखा होगा कि उसमें केंद्रीय लोक सेवा आयोग की व्यवस्था थी। अपना 10वां पॉइंट है, 1937 में संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। जो संघीय न्यायालय है उसकी व्यवस्था की गई, फेडरल कोर्ट। पूरे देश के लिए एक न्यायालय हो तो संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई 1937 में। तो ट्रू फॉल्स में आए कि इनमें से कौन सा 1935 अधिनियम में सही नहीं है। जैसे कि आरबीआई की स्थापना की गई, सही होगा। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, सही होगा। क्या इसने केंद्रीय संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की, तो वो भी सही होगा, है ना। और प्रांतीय सेवा आयोग की स्थापना की, वो भी सही होगा। और इस अधिनियम ने बर्मा, जो आज जिसको म्यांमार कहते हैं, उसको भारत से अलग कर दिया गया। इसने उड़ीसा और सिंध को दो नए प्रांत बनाए। उसने उड़ीसा और सिंध के दो नए प्रांत बना दिए गए। पहले उड़ीसा बंगाल का हिस्सा था शायद, तो उसको और सिंध को नए प्रांत में बना दिया गया। अल्पसंख्यकों को हितों की रक्षा के लिए सुरक्षा उपायों का प्रावधान किया गया। इसमें अल्पसंख्यक जैसे कि माइनॉरिटीज़ के लिए व्यवस्था की गई, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसने रेलवे के लिए संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना की। तो ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पर एग्जाम में आजकल कुछ भी पूछ लेते हैं। तो आप ये जो याद रखना कि कुछ रेलवे के लिए व्यवस्था की गई थी, जैसे रेलवे प्राधिकरण की स्थापना। और लास्ट इसका पॉइंट है, इसने महासंघ और प्रांतों के लेखाओं की लेख परीक्षा के लिए महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किया। तो भारत के महालेख परीक्षक जो हैं उसकी नियुक्ति का प्रावधान इसमें किया गया। यानी जो तो महालेखा परीक्षक जिसको अपन बोलते हैं केग, ऑडिटर जनरल जो होता है, ऑडिट करता है, उसकी व्यवस्था इस कानून के अंदर की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसकी पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, और आप इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न है वो भेज दूंगा, वो कर लीजिए।